अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह मुख्तसर से वक्त में जो अच्छा इस तरह के नुकात हैं कि जो शेयर करना बहुत जरूरी है उसके ऊपर बात कर ली जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम ओल्ड एज के बारे में देखें तो एजिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस में कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि जो एडल्ट लाइफ में और ओल्ड एज में आपको नजर आए, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकली ट्रांजिशन होती है जिसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी हैं, मॉलिक्यूलर लेवल्स पे भी चेंजेस आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चेंज आती है वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद सोशल स्टेटस का चेंज होना, फाइनेंशियल स्टेटस का चेंज होना, इसके अलावा सोशल सिनेरियोज का चेंज होना, बहुत से लोगों का आपके जो एज फेलोज है उनका इस दुनिया से चले जाना। तो ये सब चेंजेस वो हैं कि जो ओल्ड एज में ही हमें नजर आती हैं। और इस दौरान जो है जो एडजस्टमेंट होती है उसमें बाज लोग सही तरह क्लियरली एडजस्ट नहीं कर पाते और डिप्रेशन या एंजाइटी की सिम्टम्स जो हैं उनके अंदर नजर आती हैं। तो जो मेंटल हेल्थ नीड्स हैं इस एज ग्रुप में उसमें सबसे पहले तो डिप्रेशन और एंजाइटी ही है। उसके अलावा अल्जाइमर्स डिमेंशिया बहुत कॉमनली हमें पेशेंट्स में मिलता है। डिमेंशिया में ये आएगा कि जैसे रास्ता भूल जाना, या फिर अपने बहुत जरूरी काम भूल जाना, अपने कपड़े इवन के चेंज करना भूल जाना, और अपने करीबी लोगों के नाम और उनके चेहरे तक जो है वो भूल जाना। इसी तरह बिहेवियरल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिलती हैं जिसमें अननेसेसरीली शाउटिंग करना, अ, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देना जो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देती, या कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देना जो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती। और उसके अलावा सेक्सुअल जो है एडवांसमेंट्स दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरफ, इस तरह की डिस इनहिबिशन जो है वो हमें नजर आती है। अगर हमें इस तरह की सीवियर किस्म की सिम्टम्स मिलती हैं तो सबसे पहले हमारा यही होता है कि हम उस पेशेंट में एमआरआई करवाते हैं और उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो कोई उसकी अभी पिछली स्लाइड ही रखिएगा। तो उसके अंदर हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं कहते, बल्कि हम उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, वाइफ का या हस्बैंड का फौत हो जाना, या फिर किसी और बहन भाई का करीबी रिश्तेदार का फौत हो जाना। तो इस सूरत में ग्रीफ होता है और बिरीवमेंट है जिसमें पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी बातें सुनना, उनका गम हल्का करना, ये उनकी साइकोलॉजिकल नीड होती है उस वक्त। स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, स्पेशली सुबह के वक्त जल्दी उठ जाना और उसके बाद नींद का दोबारा ना आना, ये डिप्रेशन की सबसे कॉमन जो है कंप्लेंट आती है, प्रेजेंटेशन इसके साथ आती है। और इसमें हमने एज अ डॉक्टर ये चीज कंसिडर करनी है कि हम बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल, जैसे एल्प्राजोलैम है, एल्प कॉमनली यूज होती है, इस तरह लोरेज़ेपाम या बुरेज़ेपाम है, तो इसमें इनका इस्तेमाल बहुत कम करें, और अगर करें भी तो 2 वीक से ज्यादा ना करें क्योंकि इसमें एडिक्शन का रिस्क है। उसके अलावा एडिक्शन के अलावा ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है, और जो फॉल है, रिस्क ऑफ फॉल बहुत इंक्रीज हो जाता है। जैसे पिछली प्रेजेंटेशन में ये बात हुई थी कि फॉल से फ्रैक्चर होंगे और उसको हमने अवॉइड करना है। फिजिकल हेल्थ कंडीशंस जैसा कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक हार्ट डिजीज है, या फिर स्ट्रोक है, इसके साथ डिप्रेशन का बाकायदा एसोसिएटिव लिंक है कि इन कंडीशंस में डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो फिजिकल कंडीशंस को ट्रीट करना, उनका बर वक्त इलाज और उनकी कंटिन्यूअस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ कंडीशन को भी सही रखने के लिए। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन हमें नजर आती है वो ये है कि पेशेंट्स अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट, कि लोग क्या कहेंगे, हमें बर्डन समझा जाएगा, या फिर हमें पागल समझ के हमें बिल्कुल लोग दुनिया से अलग कर देंगे। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग इन अलामात के बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये कुछ जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इसमें इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर है। मतलब ये कि घर की खवातीन या घर के जो अफराद है उनकी तरफ सेक्सुअल एडवांसमेंट करना, कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करना जो कि नाजेबा कहलाती है, या लगता है कि उनकी सोच गलती, तो ये गैर इरादी तौर पे उनसे होती है। इसमें कोई उनका इख्तियारी अमल नहीं होता, बल्कि ये एक डिजीज का अमल है जिसके लिए उनको बाकायदा मेडिकेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट कीजिएगा।
ये डिप्रेशन की कुछ अलामात का जिक्र किया गया है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे खाली समझना, इरिटेबिलिटी होना, इवन ये कि जिस्मानी तौर पे आपको नजर आएगा कि वो शख्स रेस्टलेस है, मुसलसल हाथ पांवों का हिलना, अपने आप जिस्म को खुजाते रहना। इसी तरह भूख का बिल्कुल खत्म हो जाना या बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जो चीजें पहले उनको पसंद थी उन चीजों में इंटरेस्ट का खत्म हो जाना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, जिस्म में और सर में मुसलसल दर्द का रहना, ये अलामात डिप्रेशन की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। जो हम लोग सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं घर पे, वो सबसे पहले ये कि जैसे कुरान थेरेपी है, इसमें अगर तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा जाए या उनको सुनाया जाए खुशलिहानी के साथ, तो उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नजर आया है। और इसके अंदर स्पेशली सूरतुर रहमान जो है, उसके अंदर जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है, अगर वो हम करें तो वो कॉग्निटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, कि उनको जो पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ है वो दिखाती है। उसके अलावा रिसर्च में म्यूजिक थेरेपी, अरोमा थेरेपी और लाइट थेरेपी का जो है वो भी इफेक्ट नजर आता है, जिसमें जो मुख्तलिफ सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे, उनको स्टिमुलेट किया जाता है, और प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ, जो कि इस डिजीज में पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। लाइट थेरेपी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो हमारा सिरकैडियन रिदम है, वो मूड चेंजेस के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो सिरकैडियन रिदम को ठीक करने के लिए, उनके स्लीप वेक साइकिल को ठीक करने के लिए, उनको सुबह मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में डे लाइट के साथ एक्सपोजर देना, ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। साइकेट्रिक इलनेसेस में जो सबसे ज्यादा सब एज ग्रुप्स में सबसे ज्यादा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हमारी जो बातचीत है एक दूसरे के साथ, उसमें नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, और लोगों के साथ जो है उनको तानो तशना करना या गलत बात करना, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। तो बुजुर्गों में भी यही सबसे चीज अहम है कि उनके सामने अल्लाह ताला ने यही कहा है कि उनके सामने उफ ना कहो और उन्हें ना झिड़को और उनसे अदब से बात करो। तो जहनी दबाव और जहनी उलझनों से बचाव के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव फैक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जो रिस्क फैक्टर्स डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं उसमें कुछ बायोलॉजिकल हैं, कुछ फैमिलीज के अंदर रन करती हैं। अगर फैमिली में डिप्रेशन की, बाइपोलर की, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, तो पेशेंट में रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह क्रोनिक इलनेसेस में ये रिस्क बढ़ जाता है, जैसे पहले बात हुई। उसके अलावा अगर डोमेस्टिक अब्यूज की हिस्ट्री है, कोई करीबी जो है वो फौत हो गए हैं, या ओल्ड एज होम्स में रहना पड़ रहा है, जिसमें जो अपनी पहली इन्वायरमेंट थी जिसमें वो सारी उम्र उन्होंने जिंदगी गुजारी है, वो उनसे कट ऑफ हो गए हैं, तो वो रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर वो बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से अपने छोटे छोटे काम, मतलब कपड़े चेंज करना, अपना खाना खाना, अपने बटन बंद करना, वॉशरूम तक जाना, ये काम नहीं कर सक रहे, तो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से गिल्ट की फीलिंग्स आती हैं जो डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल में अगर सब स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशंस है या नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, मुनासिब वक्त पे खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, या नहाने धोने के लिए इंतजाम मौजूद नहीं है, तो ये सब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का बायस बनेगी और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले भी यही बात हो चुकी है कि ये एल्डरली पीपल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते अपने डिप्रेशन को, और सबसे पहला स्टेप साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये है कि इनको बोलने पे उकसाया जाए। टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी की तरफ लेके जाया जाए, और जितना वो अपनी जज्बात का इजहार करेंगे उतना ही जल्दी डिप्रेशन से निकलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। डिप्रेशन की अलामत जो पहले डिस्क्राइब की गई हैं, अगर वो आपको पेशेंट में मिलती हैं तो उनका कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन एक दफा जरूर होना चाहिए। स्केल्स है हमारे पास, हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल है, इसी तरह फिजिकल हेल्थ क्वेश्चनियर है, उससे रिकॉर्ड रहेगा कि उनकी ट्रीटमेंट से उनके पॉजिटिव इफेक्ट आता है या फिर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हुई। उसके अलावा अगर आपको पेशेंट के अंदर ये चीजें मिलती हैं, जैसा कि हमारे पंजाब में ये बहुत कॉमन टर्म्स है कि पेट में गोला फिरता है, या गैस दिमाग को चढ़ जाती है, सर पे जो है वो एक गुबार सा रहता है, या दिल पे बोझ महसूस होता है, तो ये कॉमन टर्म्स हैं जो पेशेंट डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं या एंग्जाइटी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड।
ट्रीटमेंट अप्रोचेस में सबसे पहले किसी भी साइकेट्रिक इलनेस के लिए हम सबसे पहले उनको टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी की तरफ लेके जाते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स की साइकोथेरेपीज होती हैं। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें उनके कुछ बिलीव्स और कुछ एजम्पशंस ऐसी होती हैं कि जो उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं। और इसमें ख्यालात इस तरह के होते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस और गिल्ट और हेल्पलेसनेस। तो इन सब चीजों में अगर पेशेंट में वर्थलेसनेस फील हो रही है, तो एज अ डॉक्टर भी, अगर आप प्राइमरी जीपी हैं और पेशेंट में वर्थलेसनेस है, तो उनके साथ बात कीजिए। उनकी अहमियत जो है, जो जिंदगी में पहले रही है या अभी भी वो किसी अपने बड़े बुजुर्ग हैं अपने खानदान के, तो उनकी उस अहमियत का एहसास उन्हें दिलाएं और उसके साथ उसके बारे में बात करें। होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस के बारे के अंदर आप उनके फ्यूचर के बारे में, उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में अच्छी बातें उनसे कर सकती हैं और उनको होप दिला सकती हैं। तो ये उनके लिए एक तरह से सीबीटी के अंदर भी यही काम जरा प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं, उसमें जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसमें उनकी हेल्प की जाती है ताकि कंक्रीट प्लान बनाया जा सके सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट्स है। एंटी डिप्रेसेंट्स भी अकॉर्डिंग टू उनकी, अगर हेपेटिक इंजरी है या रीनल फेलियर है, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। वन साइज फिट ऑल वाली जो है वो बात इसमें नहीं होती। तो स्पेशली डोजेज जो है वो बहुत हमें लो रखनी पड़ती है एडल्ट ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि साइड इफेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। बेंजोडाइजेपिन स्लीप डिसऑर्डर्स में मैंने पहले भी बात की कि अवॉइड करने हैं। इसकी जगह दूसरी मेडिसिन हैं, जैसे ट्रेजोडोन है, मेटाजापिन है, जो कि सेडेटिव है, लेकिन उनके अंदर एडिक्शन का रिस्क नहीं होता, तो उसको हम ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को आपने एक्सरसाइज के ऊपर अपनी सेल्फ केयर के लिए जो है उसको उभारना है कि वो इस चीज को करे। और इसमें जहां तक मुमकिन हो सके उनके जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखें। उनके कमरे हवादार हो, खुले हो, रोशनी हो, हवा का गुजर हो, सेंट्रल जगह पे हो जहाँ पे बच्चे या घर के लोग आ जा सके और उनको उदासी या तन्हाई जो है वो महसूस ना हो। और उसके अलावा जो है उनकी जो फैसिलिटीज हैं उसके अंदर स्टेयर्स कोशिश करें कि कम से कम हो उनके रास्ते में। दीवारों पे या वॉशरूम में उनके लिए सपोर्ट मौजूद हो, ताकि उनके गिरने का चांस कम हो जाए। इसी तरह अगर किचन में उनको जाना है, तो जो अप्लायंसेस उन्होंने यूज करनी है वो उनकी इजी अप्रोच में हो, और वो अपने काम खुद कर सकें। इसी तरह उनकी जो काम कपड़ों का पहनना है या उन्होंने क्या खाना है, इसमें उनको चॉइस दें, और उनकी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश करें। इनसे ये फायदा होगा कि एक तो उनकी जो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग से कम होगा, जो कि उनको ज्यादा सेल्फ केयर की तरफ लेके जाएगा। उनको एनर्जी जो है ज्यादा फील होगी और वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। दूसरा, अगर उनके पास चॉइस होगी तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी एक उसके अंदर जो है एंटी डिप्रेसेंट का इफेक्ट करेगा। तो ये चीजें हैं। ब्राइट लाइट थेरेपी हम तब देते हैं अगर जो है डे टू डे एक्सपोजर लाइट का नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा सर्दियां हैं या वो किसी ऐसे इलाके में है जहाँ सूरज कम निकलता है। और ये पहले बात हो चुकी है कि एल्डरली फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है, सारा सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड उनको करनी चाहिए। अ, इसके अलावा सोशलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी कि सोशल स्टिमुलेशन किसी भी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए किसी भी एज में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बच्चों को उनके कमरे में आने देना चाहिए ताकि उनको सोशल स्टिमुलेशन मिलती रहे। बहुत ज्यादा शोर ना करें, लेकिन बच्चों को उनके साथ बैठ के खेलने दें। उसके अलावा गेट टुगेदर्स अरेंज करें, फैमिली में अरेंज करें, उनके फ्रेंड्स के साथ अरेंज करें, या फिर अगर प्रोफेशनल फैसिलिटी जैसे डे केयर है उसमें अरेंज हो सकता है तो वो उनके लिए अरेंज करना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का। वो ट्रांसपोर्ट की प्रोविजन आप जो है अगर वो उनको अच्छे तरीके से कर दें, तो ये सब काम, बाकी चीजें वो खुद मैनेज कर सकते हैं, प्लानिंग वो खुद कर सकते हैं। दे विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो उसके लिए आपको अगर ट्रांसपोर्ट उनकी अरेंज कर दे, तो बाकी बहुत ज्यादा प्लानिंग वो खुद कर सकते हैं। उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है वो इससे कम हो जाता है और बेहतर हो की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। पेशेंट केयर, एल्डरली केयर एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें कोलैबोरेटिव केयर मॉडल जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। एज अ टीम काम करते हैं फैमिली मेंबर्स, केयर गिवर्स, प्राइमरी केयर गिवर है, उसके अलावा मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग केयर है, मेडिकल हेल्थ और
मेंटल हेल्थ, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, रिहेबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी है, डे केयर है, रिस्पाइट केयर है। ये सब डिपार्टमेंट्स इस तरह काम करते हैं कि प्राइमरी केयर गिवर जो उनके घर में कोई रिश्तेदार हैं जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पहले बात की कि बेटा है या बेटी है, उसके साथ घर में बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व रखा जाता है। रिस्पाइट केयर प्रोफेशनल केयर है जो कि ऐसे लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है जब वो खुद रिलैक्स होना चाह रहे हैं, जब वो अपने कोई टाइम ऑफ लेना चाह रहे हो, किसी वेकेशन पे जाना चाह रहे हो, या उनको अपनी कोई ऑफिस की डिमांड है जिसकी वजह से उनको चाहिए कि बुजुर्गों को कहीं और थोड़े अरसे के लिए रखा जाए, तो रिस्पाइट केयर का कॉन्सेप्ट ये हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा बाकी सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो एज अ टीम ही इसको लेकर चलना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ये कहना चाहूंगी वो ये है कि बुजुर्गों को डील करते हुए उन्हें एक बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ और इंडिपेंडेंस उन्हें देते हुए उनको डील करें। और बिल्कुल उनको इसी तरह अपने लिए जन्नत का टिकट समझें, और वो दरवाजा समझें जहां से आप उखरवी कामयाबियों की मंजिल तय करते जाएंगे। होता यह है कि वो लोग अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा गुजार चुके होते हैं, और लामहला तौर पर वो उसका तज़किरा करके खुश होते हैं, और चाहते हैं कि आप भी उनके साथ शरीक हो। तो जब उनके साथ बैठें, पॉजिटिव बातें करें, उनकी पास्ट की बातें सुने, उसके ऊपर मुनासिब जज्बात का इजहार करें, और कोशिश करें अपने मसाइल उनके साथ डिस्कस ना करें, पॉजिटिव चीजों को ही डिस्कस करें। और इस चीज की तस्कीर जितनी ज्यादा होती जाएगी, इवन ये कि आप पिक्चर्स दिखा के उनके साथ बात कर सकते हैं उनके पास्ट की, तो उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह ये कि बस कोशिश करें कि उन्हें अपनाइयत महसूस हो और बेगानगी का एहसास जो है ना वो कम से कम हो। तो वो काफी हद तक इन थॉट्स को खुद ब खुद डील भी कर सकते हैं अगर उनको इन्वायरमेंट जो है वो कंडक्टिव दिया जाए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी।